हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु और स्वागत है आप सभी का सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में। इस सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन। तो आज की इस क्लास में भी हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ही कंटिन्यू करेंगे जो कि हुआ था 17 जनवरी 2022 में। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें क्योंकि कभी अगर क्लास नहीं हो पाती है तो मैसेज वहीं पर मिलता है आपको। तो अगर मैं मैसेज करूंगी और आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ है तो आपको क्लासेस की अपडेट्स नहीं मिल पाएगी। तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ्स भी वहाँ पर मिलती रहती हैं। लोकतंत्र में गतिशीलता परिलक्षित होती है तो किस वजह से, मतलब किस चीज़ की वजह से हमें लगता है कि लोकतंत्र जो है गतिशील है, एक तरह से रुका हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है, गतिशील है एक तरह से। तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पर चुनना है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। देखो, सरकार जो है नए कानून पारित कर रही है और नई योजनाएं और कार्यक्रम शुरू कर रही है। तो एक तरह से क्या है, लोकतंत्र गतिशील है, यानी कि उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। ऐसा नहीं है कि जो संविधान बन गया था स्टार्टिंग में वैसा का वैसा ही आगे भी चल रहा है। उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, नए कानून आते रहते हैं, नए एक्ट पारित होते हैं, जो पुराने जो कानून हैं उनमें भी संशोधन होता रहता है। इसके अलावा नई स्कीम्स लाती रहती है गवर्नमेंट्स, नए नए कार्यक्रम शुरू करती रहती है, डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो पहला जो है स्टेटमेंट सही है। इस वजह से भी लगता है हमें कि डेमोक्रेसी जो है गतिशील है। और दूसरा है विभिन्न सामाजिक और आर्थिक मुद्दों के इर्द गिर्द आंदोलनों का आयोजन करने वाले लोग। अब जैसे कोई चीज़ ऐसी होती है कि जिस पर गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जा रहा है, तो जो सोशल एक्टिविटीज़ होते हैं या फिर आम जनता है वो आंदोलन करके सरकार का जो ध्यान है वो उस चीज़ की तरफ ले जाती है, उन मुद्दों की तरफ ले जाती है जिसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं जा रहा। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र गतिशील है, स्थिर नहीं है। फिर उसके बाद जो भी एक्शन लेने की ज़रूरत होती है, कोई नया कानून पारित करना है, जो भी चीज़ें करनी है, नया कानून लाना है, तो वो चीज़ें की जाती हैं। तो लोकतंत्र गतिशील रहता है, एक जगह रुका नहीं रहता, स्थिर नहीं रहती चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में दिहाड़ी मजदूरों के काम की विशेषताएं हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ कैजुअल वेज लेबर वर्क इन इंडिया? यहाँ पर सही ऑप्शन होगा थर्ड, ओनली सी एंड डी आर ट्रू। कई बार श्रमिकों से अधिक घंटों तक काम करने की अपेक्षा की जाती है, उसके बदले उनको काफ़ी कम जो है वेजेस दिए जाते हैं, मतलब पैसा जो है काफ़ी कम मिलता है। नियमित रोजगार के अवसरों की बहुत कम गारंटी है। अब जैसे आपने लेबर चौक पर देखा होगा, लेबर चौक है फेमस लेबर चौक, वहाँ पर जो है लोग बैठे रहते हैं, जैसे कि प्लम्बर हो गए या फिर पेंटर हो गए, इस तरह के लोग जो है ना, जैसे आपको काम की ज़रूरत है तो आप वहाँ से उनको ले जाओ बुला करके और उसी हिसाब से आप उनको वेजेस दे देते हो। तो वहाँ पर जो है ना रेगुलर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं है। जब आपको ज़रूरत होगी आप तभी तो उनको बुलाएंगे, अदरवाइज वो ऐसे खाली बैठे रहेंगे। तो वो नियमित रोजगार उनको नहीं मिल रहा है, तो उसकी गारंटी जो है बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर होती है, हम ये कह सकते हैं। तो यहाँ पर सी और डी सही हो जाएगा। और देखो, पहला दिया है कि श्रमिकों को केवल नकद के रूप में भुगतान मिलता है। अब ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है कि कैश के रूप में ही उनको भुगतान मिलेगा। तो यहाँ पर और ऊपर से यहाँ पर केवल भी लगा दिया। जब किसी ऑप्शन में ऐसा किया जाए ना कि एक तरह से लिमिट बांध दे उसकी ऑप्शन की, तो वो एक तरह से नेगेटिव हो जाता है स्टेटमेंट। तो इस वजह से भी हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। और नियोक्ता उन दिनों के वेतन का एक हिस्सा देते हैं जब कर्मचारी बीमार होते हैं। तो ऐसा नहीं है, उनका जो वेजेस है वो काट लिया जाता है जब वो छुट्टी ले लेते हैं, क्योंकि बीमार होंगे तो छुट्टी लेंगे, तो उसी हिसाब से फिर उनको पेमेंट की जाती है। जितने दिन काम करेंगे उसी हिसाब से उनको पेमेंट दी जाती है। ऐसा नहीं है कि जैसे आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर कहीं पर जो आपका जो जॉब है परमानेंट है तो वहाँ पर छुट्टियों के पैसे नहीं कटेंगे आपके, लेकिन ये जो वर्कर्स होते हैं इनके छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते इनको। तो यहाँ पर इसीलिए सी और डी ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगारों के साथ जो है उनके किस तरह का जो टाइप है वो मिलान करना है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ए को हम फोर्थ से मिला देंगे। सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है वो होता है नियमित वेतनधारी कर्मचारी, उसको रेगुलर सैलरी मिलनी है चाहे वो काम करे या ना करे। दूसरा है कि सड़क किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला, तो दूसरे को हम मिला देंगे तीसरे से, ये होता है स्वरोजगार युक्त। भले ही देखो सिक्योरिटी ना हो इनके पास ज़्यादा, लेकिन इनका खुद का काम होता है, इनके पास ज़्यादा भले ही इनकम ना आती हो लेकिन खुद का इनका काम है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ये किसी के यहाँ पर काम नहीं करते। और
तीसरा जो है इसको मिला देंगे दूसरे से, कपड़ा फैक्ट्री का जो मालिक है ये एम्प्लॉयर है, ये मतलब कि गारमेंट फैक्ट्री है ना इसकी, तो ये एम्प्लॉयर हो गया। एम्प्लॉयर मतलब जो दूसरे एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करता है एक तरह से, तो दूसरे वर्कर्स को ये रखता है अपनी फैक्ट्री में। और कृषि मजदूर की बात करें, एग्रीकल्चरल लेबर की बात करें, तो ये हो जाएगा अस्थाई वेतन श्रमिक, यानी कि कैजुअल वेज लेबर, जिसको हम कहते हैं ना कि कोई क्या काम की जो है गारंटी नहीं है, वो है ये। तो यहाँ पर जिस टाइम पर फसल रहेगी, जिस टाइम पर काम रहेगा, उस टाइम पर इनको काम मिल जाएगा, अदरवाइज ये मतलब अनएम्प्लॉय रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र सरकार के किसी भी अन्य रूप की तुलना में सरकार का एक बेहतर रूप है, क्यों बाकी जो सरकारें हैं उनसे बेहतर रूप है इसका, जैसे कि राजतंत्र की बात करें या तो फिर तानाशाही की बात करें, उनसे बेहतर रूप क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ये एक पहला और दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये लोगों के प्रति जवाबदेह है, मतलब लोगों को जवाब देना पड़ेगा इसको अगर लोगों के खिलाफ कोई काम करती है तो। दूसरा, ये एक प्रतिनिधि सरकार है, हम लोग खुद से ही इनडायरेक्टली अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं और सरकार बनती है, वो प्रतिनिधि हमारे बिहाफ पर कानून बनाता है, तो वो हमारे सपोर्ट में रहेगा, मतलब कि अगर वो हमारे सपोर्ट में काम करेगा तो अगले 5 साल के लिए भी फिर वो मतलब इलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज वो हटा दिया जाएगा, तो इसलिए उसे जनता की सुननी पड़ेगी। तो ए और बी यहाँ पर सही हो जाएगा, और इसी वजह से जो है ये बेहतर रूप है बाकी सरकारों से, क्योंकि यहाँ जनता ही सर्वोपरि होती है। ये सीधे तौर पर लोगों की सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। देखो ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में और पढ़ा था, इच्छाएं और अपेक्षाएं आपकी गवर्नमेंट पूरा नहीं करेगी, तो यहाँ पर सी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, सारी ज़रूरतें तो पूरा नहीं करेगी गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर असर्शन दिया है और रीज़न दिया है, तो सही आपको इसमें सेलेक्ट करना है। सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं और एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी गई है, तो मतलब कि दोनों एक तरह से अलग अलग स्टेटमेंट हम कह सकते हैं, दोनों का कनेक्शन नहीं है। निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए मीडिया को संतुलित और स्वतंत्र समाचार प्रदान करना चाहिए, ऐसा एक तरह से इसको निर्देश दिया गया है कि निष्पक्ष जब माना जाएगा मीडिया को जब वो संतुलित समाचार देगी। ऐसा ना हो कि भाई जिस बिजनेस हाउसेस ने उसको खरीदा हुआ है उसके फेवर में वो समाचार दे रहे हैं, तो मतलब मीडिया का एक तरह से ड्यूटी बताई गई है। और कारण तो हमने देख ही लिया कि गलत है, मतलब सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, असर्शन की। तो अधिकांश मीडिया जैसे टीवी या समाचार पत्र बड़े व्यापारी घरानों के स्वामित्व में है, ये बात बिल्कुल सही है। जैसे कि मैंने आपको अंबानी का एग्जाम्पल दिया था, जैसे मान लो कि भाई अंबानी का कोई चैनल है और अंबानी के खिलाफ फिर वो न्यूज़ नहीं दिखाएगा, तो इसीलिए ये स्टेटमेंट कही गई है। और ये बात सही है कि जो बिजनेस हाउसेस हैं वो खरीदे रखते हैं इन चैनल्स को, भाई पैसे होते हैं तो खरीदे रखते हैं, तो अभी वो फिर उनके कंट्रोल में वो रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ है क्या है? शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं। सरकार के एक अंग को दूसरे अंग का कार्य नहीं करना चाहिए। पृथक्करण मतलब सेपरेशन हमने कर दिया है पावर्स का, भाई जिसको जो पावर दी गई है वो उस काम को करे, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप ना करे। तो दूसरा यहाँ पर दिया है कि सरकार के एक अंग को दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना है, जैसा कि मैंने भी बताया, तो इंटरफेयर नहीं करना है, भाई अपने काम पे ध्यान दो जो आपको दिया गया है। जैसे कि भाई न्यायपालिका जो है वो सबसे अलग है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में न्यायपालिका होती तो जो डिसीजंस है ना उन पर फर्क पड़ता। जैसे भाई किसी की नेता का बेटा अगर किसी जुर्म में फंस गया है या फिर उसने कोई जुर्म कर दिया है, तो न्यायपालिका को कहकर वो क्या कर सकते थे, उसकी सज़ा कम करवा सकते थे या ख़त्म करवा सकते थे। तो इसी वजह से ये जो है सेपरेशन किया गया है पावर्स का, जिससे अपनी पावर्स का कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके, तो और ना ही दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सके। तो दोनों ही यहाँ पर सही है स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य वह है जो क्या करता है? यहाँ पर आपको सही स्टेटमेंट चुननी है। सही स्टेटमेंट हो जाएंगी 4 ऑप्शन ए एंड डी। तो व्यक्तियों को उनकी धार्मिक मान्यता और प्रथाओं से जीने की स्वतंत्रता देता है जो धर्मनिरपेक्ष राज्य होता है, और धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखता है, मतलब कि जो लोगों का रिलीजन है उसमें धर्म जो स्टेट है वो इंटरफेयर नहीं करेगा,
जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी। सभी को स्वतंत्रता दी गई है अपने कोई भी धर्म मानने की और उसको चलाने की। तो यहाँ पर देखो नेगेटिव मतलब कि जो एलिमिनेट हो जाते हैं ऑप्शन वो है धर्म को नहीं पहचानता, तो ऐसा नहीं है, और केवल एक धर्म का पालन करता है ये भी नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष इसलिए है क्योंकि वो ना तो किसी को सपोर्ट करता है धर्म को और ना ही किसी के विरोध में है, इसलिए धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी भी नागरिक को वकील प्रदान करने के लिए राज्य पर कर्तव्य रखता है जो गरीब या किसी अन्य अक्षमता के कारण संलग्न होने में समर्थ है। इसका मतलब है कि राज्य की तरफ से जो है एक वकील प्रोवाइड कराया जाता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं है कि भाई अब उनको भी तो अपना पक्ष रखना पड़ेगा ना, अब वो चाहे बेगुनाह हो चाहे दोषी हो, सरकार सभी को अपना जो मत है वो देने की फ्रीडम देती है, चाहे वो उसको आंखों से देखा ही क्यों ना गया हो मर्डर करते हुए या कुछ क्राइम करते हुए, लेकिन फिर भी उसको सफाई देने का मौका दिया जाता है। तो उसको क्या, इसके लिए अभी उसको जो है दलील वगैरह देनी पड़ेगी, तो उसके लिए वकील चाहिए। तो वकील जो नहीं कर पाता है उसके लिए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वकील। तो ये कहा गया है आर्टिकल 39A में, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसमें आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दी है कि देखो जब कानून का उल्लंघन होता है तो पुलिस आती है, और पुलिस जो है ये तय नहीं करती है कि कोई दोषी है कि नहीं है, बस पुलिस का काम होता है उसको अरेस्ट करना, मतलब FIR दर्ज करना पहले तो, उसके बाद उसको अरेस्ट करना, इतना रोल होता है पुलिस का। उसके बाद अदालत ही तय करती है कि जो व्यक्ति है वो आरोपी है कि नहीं है। और संविधान के अनुच्छेद 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और देखो दोनों पॉइंट्स को अलग अलग समझो, इनको मिक्स मत कर देना, दोनों आर्टिकल्स में दो अलग अलग बात कही गई है। यहाँ पर तो ये मौलिक अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 22 में कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का अधिकार है, लेकिन जो राज्य सरकार वकील मुहैया कराएगी ये बात कही गई है अनुच्छेद 39A में। तो दोनों को ध्यान रखेंगे, दोनों स्टेटमेंट जो मैंने बताई हैं वो ध्यान रखेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कभी, आप ये वाला ही इसमें भी लगा दो 39A में। तो दोनों में थोड़ी सी अलग अलग बातें कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्ट वर्जीनिया में कंप्यूटरीकृत चेतावनी और निगरानी प्रणाली मौजूद थी, जबकि भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र गैस रिसाव का पता लगाने के लिए मैनुअल गेज और मानवीय ज्ञान पर निर्भर था। कहने का मतलब है कि जो वेस्ट वर्जीनिया USA में जो कंपनी थी सेम इसी तरह की जो कि भारत में थी, तो वहाँ पर तो उन्होंने कंप्यूटराइज चीज़ें की गई थी सारी, कि अगर गैस लीक होती है तो उनको तुरंत हॉर्न बज जाएगा और मतलब पता चल जाएगा, वो जल्दी ही जो है उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर भोपाल में जो प्लांट लगा हुआ था इसी कंपनी का, वो उसने सिर्फ ह्यूमन सेंसेस पे छोड़ दिया था कि भाई जब लीक होगी जबकि जब देखेंगे और तभी कर लेंगे जो करना होगा। तो यहाँ पर बात की गई है कि वेस्ट वर्जीनिया प्लांट में आपातकालीन निकासी योजनाएं मौजूद थी लेकिन भोपाल में कोई नहीं थी। कहने का मतलब बिल्कुल अपोजिट ही था, सारी फैसिलिटीज़ थी USA वाली कंपनी में लेकिन यहाँ पर नहीं थी। तो उपरोक्त परिच्छेद का उपयोग करके निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर सबसे अच्छी चर्चा की जा सकती है? तो इस पर हम किस पे चर्चा कर सकते हैं? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, सभी देशों में सुरक्षा मानकों में तीव्र अंतर। इस पर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से दो कंट्रीज़ के बीच डिफरेंस देखने को मिलता है, और ये डिफरेंस क्यों देखने को मिलता है इस पर भी हम चर्चा कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जैसे भारत में गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, तो लोग मतलब सुरक्षा मानक नहीं हो उसमें भी काम करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन USA में कोई ऐसे काम करने को तैयार नहीं होगा, तो इसलिए उनको सारी फैसिलिटी उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है वर्कर्स को। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जिनको हम एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक न्यूनतम मजदूरी विषय पर चर्चा करना चाहता है। मिनिमम वेजेस मतलब भाई एक जो सैलरी है वो फिक्स हो जाएगी, उससे नीचे का मतलब नहीं दी जाएगी सैलरी, उससे ऊपर ही होगी। तो इस पर अगर चर्चा करनी है तो निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को उसकी चर्चा में स्थान मिलने की सबसे अधिक संभावना है? तो इसमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा हम यहाँ पर ऑप्शन इसके लिए चर्चा में शामिल कर सकते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ओनली A। तो ओनली A हम ले सकते हैं, श्रमिकों के हितों की रक्षा। अब देखो श्रमिक जो हैं जो काम करते हैं वर्कर्स, उनको कितने भी रुपए में रख लेते हैं काम करने के लिए, तो उसके लिए अगर गवर्नमेंट जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कोई लाती है तो उससे क्या होगा, वर्कर्स को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, जितनी वो मेहनत करते हैं उनकी उसकी जो मेहनत है उसके बदले उनको उतना ही पैसा मिलेगा। ऐसा ना हो
कि भाई काम तुम करवा रहे हो उनसे दुगना और तिगुना, लेकिन उनको पैसे उतने नहीं दे रहे हो, उनको वेजेस उतना प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। तो एक तरह से उनके हित में बात की जा रही है ये। तो श्रमिकों के हित की रक्षा, तो इसमें इस टॉपिक पर हम चर्चा कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की क्लास। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। सब्सक्राइब भी कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको पता चल जाए, मेरी लाइव क्लासेस की भी अपडेट्स मिल जाए। देखो अभी ये चैनल जो है ना लोगों तक पहुंचा नहीं है, तो आपकी जिम्मेदारी है इसको लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि बहुत लोग अब जुड़ रहे हैं और वो कहते हैं कि अब कैसे तैयारी करें, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन अभी भी तैयारी की जा सकती है। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें इस वीडियो को, इस चैनल को पहुंचा दें ज़्यादा लोगों तक, उनको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि ऐसा कंटेंट वगैरह मिल नहीं पा रहा है यूट्यूब पे, फ्री क्लासेस नहीं मिल पा रही हैं, सभी अब चार्ज करते हैं क्लासेस के लिए, तो इसी वजह से उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके अलावा लाइव क्लासेस जरूर देखें शाम को 4 बजे।